हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी की साइंस की लेसन नंबर 12 फ्रिक्शन। यू माइट हैव सीन द ड्राइवर ऑफ द कार और द ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल्स एट अ ट्रैफिक सिग्नल। आपने ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ट्रक या फिर व्हीकल को स्लो डाउन होते हुए तो देखा ही होगा। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल्स वेन एवर नीडेड बाय द अप्लाइंग द ब्रेक्स। आपने देखा होगा कि आप जब बाइसिकल राइड करते हो तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी बॉडी भी स्टॉप हो जाती है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द व्हीकल स्लो डाउन व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाई? आपने कभी सोचा है कि आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो व्हीकल क्यों स्टॉप हो जाती है? क्या रीज़न है उसके पीछे? नॉट ओनली द व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई ऑन इट। आपने देखा होगा कि सिर्फ व्हीकल नहीं लेकिन बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो सरफेस के ऊपर मूव होते हैं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं भी होता है तो भी वो स्टॉप हो जाता है। फाइनली इट स्टॉप। हैव यू नॉट सीन द मूविंग बॉल ऑन दैन ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? अगर आप बॉल ज़मीन के ऊपर फेंकोगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो आगे जाना स्टॉप हो जाएगा, मतलब वहाँ पे रोल डाउन होना स्टॉप हो जाएगा। वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन द बनाना पिल? और जब बनाना पिल पे हम लोग पैर रखते हैं तो हम लोग फिसल क्यों जाते हैं? वाई इज डिफिकल्टी टू वॉक ऑन द स्मूथ एंड द वेट सर्फेस? स्मूथ और वेट सर्फेस के ऊपर चलना मुश्किल क्यों होता है? ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को ये लेसन्स में मिलेंगे। एक्टिविटी 12.1 देखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Generally push your notebooks on the tables and you will observe that it stop after moving for some distance. आपको बुक लेनी है, सरफेस के ऊपर से धक्का लगाना है उसको। आप देखोगे तो थोड़े डिस्टेंस के बाद वो बुक मूव तो होगी थोड़ी सेकेंड्स के लिए, लेकिन वो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाएगी। Repeat this activity pushing the book from the opposite directions. Does the book stop this time too? Yes, book stop हो जाएगी जब आप वापस से वो सेम एक्टिविटी ऑपोजिट साइड से करोगे तो भी। Can you think of an explanations? Can we say that the force must be acting on the book opposite to that motions? आप क्या इसके लिए रीज़न देना पसंद करोगे? तो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जो सरफेस होगा वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। जो बुक हम लोगों ने फेंकी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो ये फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। You saw that if you applying the force along the left, frictions acts along the right. अगर आप लेफ्ट से फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन राइट से फोर्स लगाएगा। If you apply the force along the right, the friction act along the left. अगर आप राइट से फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करेगा। In the both cases, the force opposite the motion of the book. So ये both केस में जो फोर्स होगा वो बुक के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। The force of the friction always opposite apply the force. फ्रिक्शन के बारे में बात करोगे तो ये ऐसा फोर्स है जो हमेशा आप जो डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। हम लोगों ने आगे की एक्टिविटी जो देखी उसके अंदर जो बुक थी और सरफेस था उस दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस? क्या सारे फ्रिक्शन सारे सरफेस के लिए सेम होते हैं? नहीं। एक्चुअली रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस या फिर मिरर सरफेस, सब के ऊपर फ्रिक्शन अलग अलग डिग्री में लगता है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? यस, डिस्कस करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शंस। टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक्स। आपको ब्रिक्स के आजू बाजू एक स्ट्रिंग्स मतलब डोरी धागा बांध देना है। पुल द ब्रिक्स बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से उसको खींचना है। आप पिक्चर में देख पा रहे हो। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक्स जस्ट बिगिन टू मूव। जब ब्रिक्स मूव होना स्टार्ट हो जाए ना तब स्प्रिंग बैलेंस पे उसका वजन नापिए कि कौन से वजन के ऊपर जब वो जो स्प्रिंग बैलेंस की जो नीडल्स है वो क्या शो करती है जब वो मूव करती है ब्रिक्स। इट गिव यू द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक्स एंड द फ्लोर। इसकी वजह से आपको स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर ब्रिक्स के बीच में और फ्लोर के बीच का डिफरेंस पता चलेगा कि क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है ब्रिक्स और यहाँ पे सरफेस के ऊपर। नाउ रैप द पीस ऑफ अ पॉलीथिन अराउंड द ब्रिक्स। अभी आपको पॉलीथिन रैप कर देनी है, मतलब आपको ब्रिक्स को पॉलीथिन बैग में डाल देना है, प्लास्टिक की थैली में। एंड रिपीट द एक्टिविटी। डू यू ऑब्जर्व द एनी डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन अबव द टू केसेस? हाँ, आपको इस बार रीडिंग डिफरेंस मिलेगी। आप इजीली स्मूथली खींच पाओगे, मतलब फोर्स कम हो गया होगा क्योंकि वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। व्हाट माइट बी अ रीजन फॉर दिस डिफरेंस? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग द पीस ऑफ अ जूट बैग अराउंड द ब्रिक्स। अब सब सेम एक्टिविटी आप जूट की बैग, मतलब घनी बैग आती है जहाँ पे हम लोग मैंगो भरते हैं, वो वाली बैग में आप डाल के ये सेम एक्टिविटी कीजिए तो आपको वो फोर्स ज़्यादा लगेगा उसको खींचने के लिए। सो दैट मीन्स जो रफ सरफेस होता है वो फ्रिक्शन ज़्यादा लगाता है, स्मूथ सरफेस है वो फ्रिक्शन कम लगाता है। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस बोला कि आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि स्प्रिंग बैलेंस का टास्क क्या है। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के फोर्स उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स को नापने का एक डिवाइस है। यहाँ पे एक कॉइल स्प्रिंग जैसा होता है जो फोर्स अप्लाई होने के वजह से वो खींचाव में आती है
एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग्स इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग ऑन देन ग्रेजुअल स्केल, और स्केल के ऊपर एक पॉइंटर रखा होता है जो कितना फोर्स अप्लाई होता है वो शो करता है। जो रीडिंग है स्केल के ऊपर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड की फोर्स कितना है, ज़्यादा है कम है, नंबर्स के फॉर्म में दिखाता है। एक्टिविटी 12.3 देखेंगे। मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन द स्मूथ फ्लोर। आपको एक ढलान जैसा बनाना है, मतलब आपको एक इंक्लाइन प्लेन जैसा शो करना है, एक स्लैंटिंग वे जैसे हम लोग ऊपर से रोल डाउन कर पाए बॉल को। और ऑन द टेबल यू मे यूज़ द वुडन बोर्ड सपोर्ट बाय द ब्रिक्स और द बुक्स। आपको ये वुडन जो बोर्ड आपने स्लैंटिंग लगा है वो ब्रिक्स या बुक्स से सपोर्ट हो वैसा आपको सेटअप करना है। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट एट ए एट इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपको पॉइंट ए शो करना है कहीं पे भी, स्टार्टिंग में एंडिंग में। नाउ लेट्स द पेंसिल सेल्स मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। पेंसिल सेल जो हम लोग रिमोट में डालते हैं वो वाले सेल को आपको अंदर डालना है और फिर आपको रोल डाउन करवाना है। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, कितना दूर तक वो मूव करेगा और कब रेस्ट होगा ये आपको मेजरमेंट नोट डाउन करना है। एंड नाउ स्प्रेड द पीस ऑफ क्लोथ्स ओवर द टेबल, मेक श्योर दैट देर आर नो रिंकल इन द क्लोथ्स। आपको एक कपड़ा लेना है जिसके ऊपर रिंकल ना हो और वहीं पे बिछा देना है और सेम एक्टिविटी वापस करनी है। तो आप कपड़ा लगा दोगे ना तो उसकी स्पीड में कमी हो जाएगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले स्मूथ सरफेस मिला था तो उसका जो रोल डाउन था वो कम था, मतलब रोल डाउन ज़्यादा लंबे टाइम तक जाएगा, फ्रिक्शन कम लगेगा, उसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन सेकेंड केसेस में जब आप कपड़ा बिछा दोगे तो वो बीच में ही रुक जाएगा। यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहा है आपको। इन विच केसेस इज द डिस्टेंस कवर इज मिनिमम, बट ऑब्वियस कपड़े वाले में why is the distance covered by the pencil cell different time, try to reasons why, discuss the results। यहाँ पे एक्चुअली सरफेस रीजन हम लोग बताएंगे। पहले स्मूथ सरफेस पे हम लोगों ने किया था तो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगता है, उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करा। और हम लोगों ने जब कपड़ा बिछा दिया तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगने की वजह से ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर तक नहीं गया। Does the distance cover depend on the nature of the surface on which the cell move? Yes, सरफेस डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, इससे उसका फ्रिक्शन डिसाइड होता है। Could the smoothness of the surface of the cells also affect the distance traveled by the it? Yes, जितना ज़्यादा स्मूथ उतना कम फ्रिक्शन। यहाँ पे बोझों को कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ चीज़ आती है दिमाग में। I shall try the activity by wrapping the piece of a sandpaper around the cell। अभी मैं ये सेम एक्टिविटी ना सेल के आजू बाजू वो जो सैंड पेपर आता है, मतलब जो दीवार के ऊपर कलर करते हैं उसके टाइम पर जो सैंड पेपर आता है चीज़ों को निकालने के लिए, वो रैप करके करूँगा। वो एक्चुअली स्मूथ होता है। एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट रोल डाउन भी करता है ना उसके नेचर पे भी एक फ़र्क पड़ता है। अगर आप जो ऑब्जेक्ट मूव करवा रहे हो वो ऑलरेडी रफ है तो फिर भी फ्रिक्शंस फिर आप देखने जाओगे तो ज़्यादा लगेगा फिर। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सरफेस पे और ऑब्जेक्ट के नेचर पे। Friction is caused by the irregularity on the both two surface is contact. Even those surface which appears very smooth have a large number of the minor irregularity on them। आप जब भी कोई चीज़ों को स्मूथ देखते हैं तो एक्चुअली आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे ना तो वो एक्चुअली स्मूथ नहीं होगा, उसके अंदर इरेगुलरिटी होगी एकदम माइन्यूट छोटी छोटी। ये जो इरेगुलरिटी है ऑन द बोथ द सरफेस लाइक इनटू द वन अदर, और ये जो इरेगुलरिटी है वो दोनों सरफेस के ऊपर लगती है, कॉन्टैक्ट में आते हैं तब। When we attempt to move any surface, we have to apply the force to overcome the interlocking। जब हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग को ये इंटरलॉकिंग फेस करना पड़ता है, उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाता है। देर आर द लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ द रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस होगा, देखो सपोज आपको लग रहा है टेबल स्मूथ है लेकिन एक्चुअली स्मूथ नहीं है, ऐसी इरेगुलरिटी है, उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा लगेगा रफ सरफेस के ऊपर। We see the friction is caused by the interlocking of the irregular in the two surface. It obvious that force of friction will increase if two surfaces are pressed hard. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when the person is sitting on it। आप एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो दो ऑब्जेक्ट के अंदर की जो इरेगुलरिटी है वो इंटरलॉक होने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और जो फोर्स है फ्रिक्शंस का वो इंक्रीज हो जाता है दो सरफेस के ऊपर। अगर हम दोनों सरफेस को प्रेस हार कर ज़ोर से दबाए, यू कैन एक्सपीरियंस ड्रैग। आपको ड्रैग महसूस होगा जब मैट के ऊपर कोई नहीं बैठा होगा, और जब बैठा होगा तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन द लास्ट यू मूव योर हैवी बॉक्सेस फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट द एक्सपीरियंस नाउ। यहाँ पे एक लड़का एक बड़े से डब्बे को धक्का लगा रहा है। वॉट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम द रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट्स ऑलरेडी मोशन? बट ऑब्वियस अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है
तो उसे फोर्स लगाकर और ज़्यादा मोशन बढ़ाना ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू वो रेस्ट पे पड़ा हो। The force required to overcome friction at the instance on the object start moving from the rest is to measure of the static friction। जब फोर्स रेस्ट से मोशन में लाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शंस। ऑन दी अदर हैंड फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड में इंक्रीज करना है तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। व्हेन द बॉक्स started sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor। जब बॉक्स स्लाइड करने लगता है और हम लोग फोर्स करते हैं बाहर से, तो जो नीचे इरेगुलरिटी है ना उसके साथ उसको इंटरलॉक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो उसकी वजह से वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकता है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ पे जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की कंपैरिजन में। सो यू विल फाइंड इट somehow easier to move the box already in the motion than it gets started। so इसलिए जो चीज़ मोशन में होगी उसको ज़्यादा अच्छे से मूव करवाना ज़्यादा ईजियर होगा कंपेयर टू रेस्ट थिंग्स। फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है, मतलब ज़रूरी भी है और नुकसानदायक भी है, तो किस हिसाब से वो समझते हैं। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस इज ईजियर टू होल्ड द कुल्हाड़, दैट मीन्स अर्दन पोट और द ग्लास टम्बलर। सपोज आपको एक एक्सपीरियंस आपका खुद रिमाइंड करना है कि क्या पकड़ना ईजी होगा, अर्दन पोट या फिर ग्लास का टम्बलर। सपोज द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी, बहुत ही स्मूथ होगा, और हैज़ अ फिल्म ऑफ अ कुकिंग ऑयल ऑन इट। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट, बट ऑफ योर स्मूथ सर्फेस होगा तो उसको होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्मूथनेस की वजह से इरेगुलरिटी है वो इंटरलॉक नहीं होगी। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देर इज़ नो फ्रिक्शंस, कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा वुड इट बी पॉसिबल कि हम लोग ग्लास को होल्ड कर पाएंगे? नहीं। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा ना तो हम लोग ग्लास को स्लिप आउट ही कर लेंगे, नीचे गिर जाएगा। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन द वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। आपको ये भी रिमाइंड करना है कि कितना डिफ़िकल्ट, कौन सा डिफरेंट, मतलब कि कौन से में एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा फ्रिक्शंस। आप मडी ट्रैक पे चलोगे या फिर मार्बल फ्लोर पे चलोगे। मार्बल फ्लोर पे फ्रिक्शन महसूस नहीं होगा, कम फ्रिक्शन महसूस होगा, और मडी पे बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पैर निकालने पड़ेंगे आगे चलने के लिए। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वाज नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप गिर ही जाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आप चल पाओगे। यू कुड नॉट राइट विद द पेन और द पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। आप जो पेपर पे भी लिखते हो वहाँ पे बहुत सारे नंबर्स में इरेगुलरिटी होती है, आपकी पेन की जो नेब होती है उसके अंदर थोड़ी इरेगुलरिटी होती है, और जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है तब जाके आप लिख पाते हो पेपर के ऊपर। व्हेन योर टीचर इज़ राइटिंग विद द चॉक तो ब्लैक बोर्ड पे बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी होती है, और जब वो स्मूथ चॉक के थ्रू लिखते हैं तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन महसूस होता है। इसकी वजह से जो बोर्ड पे है वो चीज़ आप देख पाते हो जो लिखी हुई है टीचर ने। इट रफ सरफेस रब ऑफ some chalk particles which sticks the blackboard। Could it be happen if there was no friction between chalk and board? नहीं possible होगा। अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपको टीचर जो लिखेगी बोर्ड पे वो दिखाई भी नहीं देगा, वो लिख ही नहीं पाएगी इन शॉर्ट। इफ़ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वाज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया तो फिर वो मूव करता ही रहेगा। फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब एक बार जो चीज़ें मूव करी और फ्रिक्शन नहीं है तो कभी स्टॉप ही नहीं होगा। Had there no frictions between the tire and the automobile and the road, they could not be started or stopped turn to change the direction of the motion। सबसे भी हम लोग जो गाड़ी के पहिए देखते हैं उसके अंदर बहुत सारी स्ट्राइक्स होती है, स्पोक्स होती है, बहुत सारी इरेगुलरिटी होती है। कभी कभी आप टायर को देखिएगा कि उसके ऊपर डिज़ाइन बनाई होती है, एक्चुअली वो डिज़ाइन इसके लिए नहीं है, फ्रिक्शंस क्रिएट करने के लिए वो डिज़ाइन बनाई होती है। अगर वो धीरे धीरे अगर वो मिट जाए वो डिज़ाइन या फिर स्ट्राइक्स मिट जाए तो फिर फ्रिक्शंस टायर और रोड के बीच में कम लगता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये जो डिज़ाइन बनाई होती है, जो स्ट्राइक्स बनाई होती है, वो फ्रिक्शंस का काम करती है। इसकी वजह से डायरेक्शन में चेंज होना, स्पीड इंक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। यू कुड नॉट फिक्स द नील इन वॉल और टाइड और नॉट। अगर आप फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो आप नेल को वॉल के अंदर भी नहीं डाल पाओगे। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आप बिल्डिंग भी नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाओगे वहाँ पे। आप शूज़ के नीचे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी स्पाइक्स बनी होती है, आप आपके शूज़ के नीचे भी देख सकते हो। अगर ऐसी नहीं बनी हो और वो निकल गई हो धीरे धीरे तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, आप स्लिप बहुत जल्दी हो जाओगे। ऑन द अदर एंड friction is an evil too। It's wearing out the material whether they are screwed, ball bearing or the soles or the shoes। एक्चुअली फ्रिक्शंस ये ज़रूरी भी है, हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, लेकिन ये नेसेसरी इविल भी है इस हिसाब से कि जो स्क्रू है, बॉल बियरिंग है, सोल्स है, शूज़ है, इनका डैमेज बहुत जल्दी होता है फ्रिक्शन की वजह से। यू मस्ट हैव सीन द worn out step of a foot over the bridge at the railway station।
आपने ये ब्रिज के ऊपर रेलवे स्टेशन पर ऐसे फूड्स देखे ही होंगे जो धीरे धीरे निकल जा रहे होंगे, जो डिज़ाइन होगी वो निकल जा रही होगी। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है विगरसली। आप पाम को रब कीजिए, दोनों को घिसिए, दोनों हाथों को, तो आपको 1 मिनट के लिए गरम गरम महसूस होगा। जब आप मैस्टिक को स्ट्राइक करते हो रफ सरफेस के ऊपर तो फ्रिक्शन की वजह से जलना शुरू हो जाती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम हॉट। अब जार मिक्सचर की जो है वो हॉट हो जाएगा व्हेन इट्स रन for the few minutes, and you can cite a various other example in which the frictions produce heat। आप बहुत सारे example लिख सकते हो जिसके अंदर heat produce होती है friction के through। In fact, when the machines is operated, heat generated caused by much waste of energy। जब machine के अंदर ये friction work होता है तो बहुत सारी energy waste हो जाती है। We shall discuss way of minimizing friction in the following sections। हम लोग next class में पढ़ेंगे कि friction को कैसे minimize किया जाए। आगे की पढ़ाई हम लोग part 2 में करेंगे। Thank you so much। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।